Hello and welcome you all to the next video of Answer Foundation Live along with MP Coaching Association. आंसर फाउंडेशन और एमपी कोचिंग एसोसिएशन मिलके ये नए वीडियो के साथ में आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें हम लोग आज यूपीएससी एग्जाम जो कि पूरे इंडिया में एक बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम है, उसके जो ऑल इंडिया रैंक 9th जो टॉपर हैं श्री अभिषेक सराफ जी, उनके साथ में हम आज इस सेशन में लाइव हैं। इस टाइप के हम बहुत सारे सेशंस पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन करते क्या हैं। आंसर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के गैप को फुलफिल करने के लिए काम करता है और स्टूडेंट्स कैसे अपने आप को आगे जाके एम्प्लॉयबल बना सके, जॉब के लिए रेडी कर सके, उन्हीं के लिए पूरा आंसर फाउंडेशन काम करता है। साथ ही में एमपी कोचिंग एसोसिएशन जो कि एमपी भर के, चूंकि एमपी एक एजुकेशन का हब कहलाता है, इंदौर, भोपाल, सभी जगह के, सभी कोचिंग संस्थानों को जोड़ने के साथ में, टीचर्स को साथ में जोड़ने के साथ में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन के रूप में आज एमपी कोचिंग एसोसिएशन सभी कोचिंग संस्थानों को एक साथ लेके एमपी में काम कर रहा है। उसी श्रृंखला में आज हमारा ये नया जो नेक्स्ट इवेंट जो है वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज फॉर यूपीएससी एग्जाम के ऊपर हमने रखा है, जिसमें हमारे साथ में श्री अभिषेक सराफ जी हैं जो कि शुरुआत में उन्होंने इंजीनियरिंग करी है। मेरे दिल के बहुत करीब सब्जेक्ट है, चूंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, बीई और एमटेक, और साथ में अब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हैं। तो आईआईटी कानपुर से श्री सराफ ने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद में उनका गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ लगा हुआ और उसके बाद में कंटिन्यूअसली 2015 से लेके 19 तक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में उन्होंने अलग अलग अपनी सेवाएं दी अलग अलग जगहों पे। और फाइनली अभी जो रिसेंट अभी रिजल्ट आया है उसमें श्री सराफ यूपीएससी 2019 में ऑल इंडिया रैंक 8th और एमपी रैंक 1 हैं, जो कि हमारे एमपी के लिए एक बहुत गर्व का विषय है, पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का विषय है। तो आज की सेशन में हम जानेंगे उनसे कि क्या जर्नी रही, कैसे वो इस मुकाम को हासिल किए, और जो व्यूअर्स अभी इस पूरे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं वो अपने आप को जो अपने आप को प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हम जानते हैं प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छे हैक्स बताएं जो कि उस प्रिपरेशन में उनको हेल्प कर सकें। इस सेशन में हमारे साथ में श्री एलन बकोरिया जी जो हैं वो भी हमारे साथ में बने हैं, जो कि एमपी कोचिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और स्टूडेंट्स के साथ में बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और इसी टाइप के बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही में हमारे साथ में श्री कावेरी पाटिल जी हैं जो कि फैकल्टी हैं और मेंटर हैं, बहुत सीनियर फैकल्टी हैं और बहुत समय से बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करके और अपना जो कीमती योगदान है बच्चों के स्टडीज के अंदर देती आ रही हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं श्री एलन बकोरिया जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखते हुए आगे के सेशन को आगे बढ़ाएं। बकोरिया जी प्लीज। जी थैंक यू मुदित जी, थैंक यू सर जुड़ने के लिए, थैंक यू कावेरी मैम। सर पहले तो पूरे मध्य प्रदेश कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन और जो बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं उन सबकी तरफ से आपको ढेरों बधाई। आपने देश भर में जो 8वां रैंक प्राप्त किया है उसके लिए धन्यवाद सर, और हमारा पूरा एसोसिएशन आपको शुभकामनाएं देता है। सर जैसा कि आपके बारे में हमने सुना है, नेट के माध्यम से मालूम पड़ा है, आपका बायोग्राफी के माध्यम से मालूम पड़ा है कि आपका एकेडमिक्स में आप एक अव्वल दर्जे के विद्यार्थी रहे हैं। उसके बाद आपने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद आईईएस का भी एग्जाम दिया, उसके बाद आईएएस का एग्जाम दिया, उसमें भी टॉप किया। तो सर बस इतना सा पूछना है कि जो इन सब एग्जाम को आपने दिया और बहुत अच्छी पोजीशन से आप सिलेक्ट हुए, तो क्या आपके जो डिक्शनरी है उसमें संतुष्टि नाम का कोई शब्द है या नहीं है? सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और मुझे अपना लिमिटेड एक्सपीरियंस जो है, जो मेरे लिमिटेड सा ज्ञान है, वो प्रेजेंट करने के लिए मौका दिया गया। मुझ पे इतने तारीफ के फूल बरसाए गए जिसके मैं काबिल तो हूँ नहीं। मेरे को काफ़ी अटेम्प्ट लगे इस एग्जाम को क्लियर करने में, लोग तो एक एक बार में क्लियर कर जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, मेहनत तो सब करते हैं, 10 लोग मेहनत करते हैं, लिस्ट में एक ही आदमी आता है। तो किस्मत की बात है कि मेरा इसमें नाम आ पाया। इसके लिए जो मेरे को तारीफें दी गई उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बट मैं ये कहूँगा मैं डिजर्व नहीं करता इसको, कि जो तारीफें दी गई हैं उसको। और उसके बाद सर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि संतुष्टि वाली बात, सर संतुष्टि तो हमेशा ही रहती है। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट है। जो आपको मिला, जैसे IIT JEE से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने को मिला IIT कानपुर में, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, फिर रेलवे में सर्व करने का मौका मिला, जो मिला उसमें संतुष्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टैग्नेंट हो जाए, डायनामिक रहे, आगे बढ़ते रहें, जो आपका दिल करे उसमें आगे बढ़ें। जो आपका दिल करेगा उसमें आगे बढ़ेंगे, वाकई खुद से मोटिवेटेड रहेंगे। अगर किसी के धक्के से आगे बढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संतुष्टि तो हमेशा रखें, कभी भी जो आपके पास है उसको नीचे नजर से ना देखें, बट ऐसा है कि इतने कॉम्प्लेसेंट भी ना हो जाए कि हमारे पास सब कुछ है, हम दुनिया में सबसे बड़े हैं। आपसे बड़ा कोई ना कोई है दुनिया में, हमेशा रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। जी सर। सर इसके आगे जो क्वेश्चन बच्चों के माध्यम से हमें मिले हैं, वो आपके बारे में एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे आपने पढ़ाई की। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं भोपाल का मूल निवासी हूँ। 91 में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मैं 10 महीने का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो मेरा पालन पोषण जो मेरी माताजी ने किया, और माताजी की तरफ से जो फैमिली थी उसका उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरे नाना जी, मेरे मामा जी IPS हैं वैसे, और वो अभी श्री विनीत कुमार जैन मुरैना में पोस्टेड हैं। तो उनने काफ़ी मेरे को पढ़ाई की तरफ रुझान दिया। वो खुद भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे थे अपने टाइम में। मैनेट जो आजकल हो गया है, जब MSCT कहलाता था उस तब के पास आउट थे वो। तो वो भी सिविल इंजीनियर थे, और वो सिविल सर्विस में गए। तो उनने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को। फिर जब मेरे को JEE की तैयारी करना था तो उनने मदद करी मेरी, मतलब कोचिंग वगैरह जो करते हैं, क्वांटम में गया था मैं भोपाल में, तो उसमें उनने मदद करी। उसके बाद देखिए, फिर 2009 में मैंने भोपाल से अपनी स्कूलिंग खत्म करी, और 2009 के IIT JEE से मैं IIT कानपुर सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 2013 में मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग खत्म किया, जिसके दौरान मैंने ना केवल कॉलेज में पढ़ाई करी, बट इंडिया और बाहर रिसर्च का मौका भी मुझे मिला। उससे मेरा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा सिविल इंजीनियरिंग में। बट फिर बाद में मेरा मन करा कि मैं फील्ड में जाके काम करूंगा, रिसर्च में मुझे काम नहीं करना है। वो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। पर मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे रोज जो काम करना है, रोज उसका फल में दिखना चाहिए, रोज उससे लोगों का फायदा होते हुए उससे दिखना चाहिए। तो रेलवेज में था ऐसा कि आप मतलब आज ट्रैक का मेंटेनेंस कर रहे हैं, उस पर 10 मिनट बाद ट्रेन चल रही है तो लोग जा रहे हैं, उसमें आपको फायदा दिखता होते हुए लोगों का, तो अच्छा लगता है। तो कॉलेज से निकलते ही साथ मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम दिया। इनफैक्ट 28, 29, 30 जून 2013 को मेरा इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम था, और 5 जुलाई को मेरा कॉन्वोकेशन था। तो कॉन्वोकेशन के पहले मैंने एग्जाम दे दिया था, और उससे दिसंबर 2014 में मैंने ज्वाइनिंग करी रेलवेज में। 1.5 साल की ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगा कि नहीं, रेलवे सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया के बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने को, समझने को, काम करने को, सीखने को और अप्लाई करने को। तो वहाँ से मेरा तैयारी करने का मन बना। 2015 का मैंने अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। मेरी ही गलती थी, काफ़ी कम तैयारी थी तो नहीं निकला, बड़े मार्जिन से छूटा था, 16 नंबर के मार्जिन से छूटा था। 2017 का फिर मैंने एग्जाम दिया, तो उसमें मेरी 402 रैंक थी, और 2018 में 248 रैंक थी, और 2019 का रिजल्ट तो आप जान ही थे। जी सर। एक बड़ी जर्नी आपकी रही सर, इसमें आपने इस तरह से रिजल्ट दिया, उसके लिए सर वापस से आपको बधाई देता हूँ। सर वो ऐसा कौन सा मोमेंट लाइफ में था जब आपने सोचा कि अब IAS ही बनना है? एक जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जब लगता है अंदर आत्मा को या मन में ऐसा लगता है कि अब IAS ही करना है और करके दिखाना है। तो वो ऐसा लाइफ में कौन सा मोमेंट था सर? देखिए सर, करके दिखाना है वाली बात मेरी किसी के लिए नहीं थी। मेरे को किसी को दिखाना नहीं था, मेरे को खुद के लिए करना था। फैमिली का उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मैं उसके लिए आभारी हूँ। पर अगर मोमेंट की बात करें तो जैसा मैंने कहा था कि पहले मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब मैं ट्रेनिंग करने गया रेलवेज में, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज है वहाँ पे, जहाँ पे जितने भी रेलवेज के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे उनका फाउंडेशन कोर्स होता है। तो वहाँ पे मैं ना केवल सिविल इंजीनियर्स, बट दूसरे जो इंजीनियर्स थे वो कैसा काम करते हैं रेलवे में, उनका एक्सपोजर मिला। फिर IRTS होता है, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, जो सिविल सर्विस से ही आते हैं। रेलवे अकाउंट सर्विस होते हैं, रेलवे पर्सनल सर्विस होती हैं, उन सब से इंटरेक्ट किया। तो ये देखा कि ये लोग कितना नॉलेजेबल हैं, कितना एक्सपोजर लेके आ रहे हैं सर्विस में। तो मैंने चीज़ें पढ़ना शुरू करी, जैसे ये लोग चीज़ें पढ़ते थे, करंट अफेयर्स पर फोकस करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा जनरल स्टडीज़ पढ़ना शुरू करा। मुझे मज़ा आने लगा, मैं और पढ़ने लगा। फिर मज़ा आते आते ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसी में काम करने जाना है, मुझे ऐसा करना है कि रोज़ रोज़ यही चीज़ें सीखूँ मैं, यही चीज़ें पढ़ूँ, ऐसी फील्ड में काम करूँ। तो वो लॉजिकल कंक्लूजन था कि IAS बनना। और IAS बनने का जब सोच के शुरू करा था एग्जाम, तो 402 रैंक आई, 248 रैंक आई, रुकने का मन नहीं करा, तो मैं चलता गया।
जी, अब आपने यहाँ तक का सफर आपने रैंक लेके आए हैं और उसके बाद आप एक आईएएस के रूप में काम करेंगे। तो सर जी। आगे आप आईएएस के रूप में ही काम करेंगे या भविष्य में आप किसी और क्षेत्र में, किसी और फील्ड में भी हाथ आजमाना चाहेंगे? देखिए, मेरा मोटिवेशन तो ये था कि जितना ज़्यादा मेरे को सीखने मिले, जितने ज़्यादा सोर्सेज से सीखने मिले, जितने बड़े स्केल पे खुद को अप्लाई करने का मौका मिले और जितना डायरेक्टली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले, अभी मेरी नज़र में वो आईएएस ही है। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अपने 29 साल का मैं होने वाला हूँ, आधी ज़िंदगी निकल चुकी है, उतना मैं जितना समझ पाया हूँ, वो मुझे लगता है कि आईएएस का जो प्लेटफॉर्म है या सिविल सर्विस का पूरा जो प्लेटफॉर्म है, वो आपको एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्लेटफॉर्म देता है काम करने के लिए सोसाइटी के लिए डायरेक्टली। आपको गवर्नमेंट के जितने बड़े रिसोर्सेज हैं उनको चैनलाइज करने का मौका देता है सोसाइटी के लिए। तो मेरी नज़र में तो अभी मेरे को यही लगता है कि आईएएस में रहूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टैग्नेंट रहूंगा। आईएएस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं सर्विस में कि आप बाहर जाके डिग्री कीजिए, पढ़िए, हार्वर्ड वगैरह में सीनियर जाते हैं, तो वहाँ से डिग्री करके आइए और फिर नया चीज़ें सीखिए, नई चीज़ें अप्लाई करिए। और अब तो जैसे लैटरल एंट्री आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है आगे जाके गवर्नमेंट ये भी सोचे कि लैटरल एग्जिट भी करा दें कि 4-5-10 साल आप प्राइवेट सेक्टर में रह के आइए, वहाँ सीख के आइए और फिर गवर्नमेंट में वैसा काम कीजिए। अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं उसको कंसिडर करूंगा, बट अभी मैं गवर्नमेंट में ही रहना चाहता हूँ और यही मेरा अभी विजन है। जी जी सर, धन्यवाद सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान बहन भाई तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक मार्गदर्शन की कमी है, ऐसा मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ। तो एक जो धारणा बनी हुई है कि सर कोचिंग संस्थान जो है इस परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, तो ये किस हद तक हमारी सहायता कर सकते हैं और कोचिंग संस्थानों का क्या रोल होता है सर इसके सिलेक्शन में, और आपकी तैयारी के दौरान भी अगर आपने क्लासेस ली है तो उसका क्या योगदान रहा है? ये जो धारणा की बात आप कर रही हैं बिल्कुल सही है कि ऐसा बना हुआ है धारणा। और पिछले जैसे जी पहले 15-20 साल तक पहले एग्जाम होता था, ये एकदम ऐसा था कि नेसेसरी कि आप दिल्ली जाइए, दिल्ली जाके ही तैयारी होती है। पर मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग ओके। विदेश में पढ़ते हैं, जब उनका मन भर जाता है विदेश में रहने से तो वो यहाँ के एग्जाम देते हैं और रैंक 1 भी निकाल चुके हैं ऐसे लोग। मैं आप शायद समझ होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। 2013 के बिल्कुल। टॉपर थे गौरव अग्रवाल सर, मेरे कॉलेज के सीनियर हैं। उन्होंने जी स्टार्ट जी हांगकांग में बिल्कुल। किया था पढ़ना और फिर यहाँ के रैंक हाँ, 1 निकाला था। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब करी उन्होंने, उसके हाँ, बाद फिर वो बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोचिंग पढ़ना जरूरी है। मैंने भी देखिए मॉक इंटरव्यू दिए थे कोचिंग के लिए, कोचिंग में इंटरव्यू फेज के लिए, और मैंने जीएससी कभी कोई कोचिंग नहीं करी। मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था और मैंने कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ी थी, मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम भी निकाल चुका था, तो मैंने कभी सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोई कोचिंग नहीं करी। मेरा 2017 के अटेम्प्ट में ऐसे में 105 नंबर थे, सिर्फ 105। और सिलेक्टेड, आप लोग सब जानते होंगे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं उनके 140 के आसपास नंबर होते हैं। तो 35 नंबर का मार्जिन मेरा यही था और वही मैं इंप्रूव कर लेता तो मैं उसी अटेम्प्ट में आईएएस होता। अब वो जी इंप्रूव नहीं हो पा रहा था, उस चक्कर में मैं टेंशन में आया, मैं कोचिंग गया, रामास्वामी क्लासेस में कोचिंग गया था। मैं नाम बता दूं, मुझे कोई मतलब ऐसा अभी झिझक जी। नहीं है नाम बताने में। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2018 में जो मैंने एग्जाम दिया उसमें मेरे 79 मार्क्स आए। ओके। तो 105 से 79 नंबर हो गया मेरे कोचिंग जाके। और वो एक इकलौती कोचिंग है जो मैंने क्लासेस के फॉर्म में अटेंड करी है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिए थे। मॉक इंटरव्यू मैंने बहुत जगह दिए हैं, वो बात सच है, वो मैं मान सकता हूँ। उसके अलावा मेंस में कोचिंग का कोई रोल नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ लोग बोलते हैं ऑप्शनल में कोचिंग करेंगे, कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग उनके बिना भी कर लेते हैं। वो पर्सन पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और आपकी फेमिलियरिटी कितनी है सब्जेक्ट में, कितना कंफर्ट है उस पर डिपेंड करता है। पर जीएस में कोचिंग का कोई रोल नहीं है मेरे ख्याल से। कोचिंग का मटेरियल आप यूज कर सकते हैं पर क्लास में बैठने का मेरे को कोई रोल नहीं लगता। पर मटेरियल के लिए देखिए दिल्ली जाना जरूरी ऐसा नहीं है, दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। कुछ कोचिंग से कुछ दुकानें आपको घर पे भी मटेरियल डिलीवर कर देती हैं, नहीं तो आप 2 महीने में एक बार दिल्ली का चक्कर लगा सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं। पर दिल्ली रहना, कोचिंग अटेंड करना कतई जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। आप अब बहुत सारी वेबसाइट्स भी आ चुकी हैं, जैसे मैंने खुद वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया है, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया, सिविल्स डेली, आईएएस बाबा, इनका मैं रेगुलर फॉलोअर था। मतलब उनका जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आईएएस बाबा पे 60 डे प्रोग्राम होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, टीएलपी होता है, प्रीलिम्स के लिए 60 डे प्रोग्राम होता है आईएएस बाबा पे। सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर्स आते हैं, सिविल्स डेली के डेली क्विजेस आते हैं, आईएएस बाबा पे डेली क्विजेस आते हैं, आईएएस बाबा पे एडिटोरियल आता है, इनसाइट्स पे इनसाइट इनटू एडिटोरियल आता है, और इनसाइट्स के डेली करंट अफेयर्स आते हैं, और इनसाइट्स के क्विज आते हैं। इनका मैं कांस्टेंट फॉलोअर था। तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना सारा अच्छा मटेरियल आपको घर बैठे बैठे आपको मिल सकता है। डिस्कशन ग्रुप भी आजकल आप जूम पे, मतलब जैसे अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैल गया है, तो हम लोग का जो दिल्ली का डिस्कशन ग्रुप था, हम लोग जूम पे मिलते थे, सब अपने अपने घर में थे, अब जूम पे मिलते थे। तो अब उसके लिए भी दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि इंटरव्यू फेज में आपको दिल्ली जाना है, मॉक इंटरव्यूज देंगे, मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन होने लगे, डिस्कशन भी ऑनलाइन होने लगे।
तो आप घर बैठे बैठे इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकते हैं, लोग उसमें भी अडेप्ट करके। तो मेरे ख्याल से कोचिंग जाना कतई जरूरी है। कोचिंग का मटेरियल फॉलो कीजिए, सिलेक्टिवली टॉपर्स के जो रिकमेंडेशंस है किस टॉपिक के लिए किस कोचिंग का मटेरियल, वो फॉलो कीजिए, ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो कीजिए, कोचिंग का भय जो है दिमाग से निकाल दीजिए। धन्यवाद सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं। सर आपने जो लास्ट अटेम्प्ट दिया तो वो रैंक अचीव करने के लिए आपने नियमित कितने घंटे पढ़ाई करी, और जब पढ़ाई के दौरान आप थका हुआ महसूस करते थे रिफ्रेशमेंट के लिए आप क्या सर किस तरह से आगे यूज? देखिए सर, ये जो लास्ट रिजल्ट है उसको मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो 1 साल का रिजल्ट है। जो मैंने लगातार कई साल मेहनत करी है उनका क्यूमुलेटेड जो नॉलेज था मेरा, उसका रिजल्ट है। मैं इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ। पहले अटेम्प्ट में मैंने 8 महीने के ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मेरा को राइटिंग तब आती ही नहीं थी। आंसर राइटिंग कैसे करना होता है थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, तरीके ट्रिक्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं चीज़ें, जो बोलते हैं सिविल सर्विस में आपको सिलेबस के पार्ट्स को कनेक्ट करते बनना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं। तो वो चीज़ डेवलप करने के लिए मैंने 2017 के अटेम्प्ट में 7-8 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। बट सिविल सर्विस एग्जाम 2019 में मैंने सिर्फ 7 हफ्ते, मतलब 1.25 महीने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, वो भी आखिरी 1.25 महीने। पहले 2 महीने मैंने कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। कहने का मतलब ये है कि सर सिर्फ ऐसा मत कीजिए कि आपने 1 साल में कितने घंटे पढ़ाई की। वो मैं घंटे आपको बता सकता हूँ। देखिए 6.5 घंटे में रात को सोता था, फिर दिन में 3 बार 10 मिनट के लिए सोता था मैं। जो पावर नैप का कंसेप्ट होता है वो कर रखा है मैं 10 साल से पावर नैप ले रहा हूँ, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। तो दिन के 7 घंटे तो मैं सोता था। उसके बाद 3.5 घंटे के आसपास मुझे अखबार में लगते हैं, 3.5 से 3.25 घंटे लगते थे। मैं अपने नोट्स खुद बनाता हूँ, मैं किसी कोचिंग के नोट्स पे नहीं जाता, तो मुझे टाइम लगता है। जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई उनसे मैं डेली अपने नोट्स खुद बनाता था, तो मेरे को इसमें अखबार में टाइम लगता था। फिर 4 घंटे एक टॉपिक और 4 घंटे दूसरा टॉपिक, तो कुल मिला के एवरेज टाइम पे लगभग 12 घंटे मेरा दिन होता था। और जब मेन स्पीक पे था तो 13-14 घंटे तक चला जाता था। तो ये तो था, मतलब अगर आपको 1 साल में तैयारी करना है, 1 साल में क्लियर करना है, जो कि बाय द वे मैंने नहीं किया है, तो आप 12 घंटे पर डे का मान के चलिए, तो वो नॉन नेगोशिएबल है। ओके सर जी, धन्यवाद सर। मुझे सर अब आगे कावेरी मैम कंटिन्यू करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू। जी वेरी मच मैम। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी सुनने में आई अभिषेक जी। मेरा एक बहुत आपके इस वक्तव्य से मेरा एक क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी निकल के आया कि इंजीनियरिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके यूपीएससी क्लियर करने में, जो आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की उसकी? इंजीनियरिंग का सर देखिए डायरेक्टली है, मेरा तो ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था। मार्क्स आएंगे तब और अच्छे से पता चलेगा। बट मेरे देखिए जैसे 2017 में 285 नंबर थे, 2018 में 312 नंबर थे, तो इंजीनियरिंग का अच्छा खासा रोल था। बाकी सर जीएस में तो काम आता नहीं है सिविल इंजीनियरिंग, बाकी ऑप्शनल्स आ भी जाते हैं, बट इंजीनियरिंग तो अलग ही चलता है। बट एज एन ऑप्शनल काफी अच्छा रोल था। ओके सो मैं अगले क्वेश्चंस के लिए और थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए मैं कावेरी मैम से कहूंगा कि वो अपने क्वेश्चंस जो है वो अभिषेक जी से पूछें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। कावेरी जी प्लीज। सर मेरे क्वेश्चन आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड रहेंगे कि आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की एंड स्टूडेंट्स को इससे क्या हेल्प मिल सकती है। सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन का वो होता है प्रीलिम्स। तो यहाँ पर एक धारणा बनी हुई है कि हमें प्रीलिम्स की डिफरेंट तैयारी करना चाहिए और मेंस की अलग तैयारी करना चाहिए, और कुछ लोग सोचते हैं कि हम इंटीग्रेटेड तैयारी यहाँ पर कर दें। तो आपकी क्या अप्रोच थी कि आपने किस टाइप से यहाँ पर तैयारी की? देखिए तरीके दोनों चलते हैं, लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मेरी तैयारी अलग चलती थी प्रीलिम्स की, और मेंस की अलग चलती थी। बट साल भर प्रीलिम्स की तैयारी चलती थी, साल भर मेंस की भी तैयारी चलती थी। मैं तरीका बताता हूँ कैसे। देखिए मैंने आपको बताया था मैं किसी कोचिंग के नोट्स पे नहीं जाता था, मैं अपने नोट्स खुद बनाता था। तो साल भर मैं प्रीलिम्स के नोट्स बना रहा हूँ, साल भर मेंस के भी नोट्स बना रहा हूँ। मैं एवरनोट पे नोट बनाता था, मैंने अलग से स्टैक बना रखा था। उसमें ऐसा होता है नोटबुक्स इकट्ठी कर सकते हैं आप, और नोटबुक्स के अंदर नोट्स होते हैं। तो मैंने प्रीलिम्स का अलग से स्टैक बना रखा था और मेंस का अलग से स्टैक बना रखा था। प्रीलिम्स के नोट्स में मेरा प्रीलिम्स GS1 एक नोटबुक थी, GS2 एक नोटबुक थी, GS3 एक नोटबुक थी। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं GS1 में क्या टॉपिक्स रहेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, आर्ट्स वगैरह ये सब टॉपिक रहते थे GS1 में। GS3 में इकोनॉमी, डिजास्टर, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब टॉपिक्स रहते थे। GS2 में आपका वही पॉलिटी, गवर्नेंस की स्कीम्स हैं, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, वैसा कुछ करके रहता था, और इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब चीजें रहती थी। तो ये मैंने अपनी जो वेबसाइट बताई थी इनसाइड सिविल जेली आयुष बाबा, इन सब से मैं नोट्स बनाता था, मेंस के भी अलग और प्रीलिम्स के अलग। ये आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एग्जाम का
कि जैसे आप कुछ कंटेंट पढ़ते हैं आपको ये समझ में आना चाहिए मटेरियल किसके लिए रेलेवेंट है, प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए या दोनों के लिए भी हो सकता है, वो आपको समझ में आना चाहिए और रेलेवेंटली आप अपने नोट्स में डाल दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इनसाइड सिविल जेली आईएसवाई पे क्विजेज आते थे, रोज 5 क्वेश्चन का क्विज आता है, उससे 15 क्वेश्चन हो गए तीनों पे, 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, गलत हुआ उसका 1 लाइन का नोट बना के डाल दिया। ये साल भर इकट्ठा हो रहे हैं मेरे क्वेश्चंस, एक लाइन के नोट्स बनते जा रहे हैं। मेंस प्रीलिम्स के टाइम पे आते आते 1500-1600 पॉइंट्स के नोट्स बन जाते थे। तो साल भर की मैंने क्विजेस कंप्लीट कर लिए। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी जो कन्वेंशनल बुक्स हैं वो तो मैं करता ही था, प्लस हर साल प्रीलिम्स के पहले 6000 क्वेश्चन का बैंक होना चाहिए मेरे पास। 6000 क्वेश्चन में से ये आपके जो हैं 1500 हजार क्वेश्चन के पॉइंट्स ये हो गए, और साल भर आप करते जाएंगे। उसका 60 डे प्लान आता है आईएएस बाबा का, उसमें होते हैं 60 डे प्लान में 30 क्वेश्चन पर डे, 1800 क्वेश्चन ये हो गए। और एक अपन कर लेते हैं किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज कर लेता था, तो ये करते करते 6000 क्वेश्चन का बैंक बन जाता था मेरे पास। उसके बाद मैंने आपको बताया था अलग अलग तैयारी क्यों चलती है, क्योंकि सेम किताब आप पढ़ेंगे, जैसे स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे राजीव आहिर सर की, वो आप प्रीलिम्स के लिए अलग तरीके से पढ़ेंगे, मेंस के लिए अलग तरीके से पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए आप फैक्ट्स पे फोकस करेंगे, मेंस के लिए आप एनालिटिकल पार्ट पे फोकस करेंगे। तो आप बोल सकते हैं तैयारी साइमल्टेनियसली चल रही है, साथ में चल रही है, एक ही किताब पढ़ रहे हैं, बट पढ़ने का तरीका अलग होता है। पर मैंने साल भर प्रीलिम्स की भी तैयारी करी, जैसा मैंने आपको अभी बताया, साल भर मेंस की भी तैयारी करी। तो इससे मेरा ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि अगर प्रीलिम्स में निकाल रहा हूँ तो जैसे ही मैं प्रीलिम्स दे के आया हूँ, मार्क्स जोड़ रहा हूँ, किसी भी कोचिंग से जोड़ लूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के 20 से 25 नंबर ऊपर आना चाहिए, जिससे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाए, यूपीएससी की आंसर शीट वेरी कर जाए, कोचिंग में आंसर शीट वेरी कर जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, मैं किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, कहीं गूगल सर्च नहीं कर रहा, जैसे ही मार्क्स जोड़े अपन को पता है प्रीलिम्स निकल गया, बात खत्म, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई हो पाए। इसीलिए इतना एफर्ट डालता था मैं, जिससे ये लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स किस्मत का खेल है, मेरे लिए कभी किस्मत का खेल नहीं था। 2015 में छूटा था 16 नंबर के मार्जिन से, तब भी किस्मत का खेल नहीं था। 2017, 18, 19 में निकला है 25-30 नंबर के मार्जिन से, तब भी किस्मत का खेल नहीं था। तो ये मैं बोलना चाहूंगा, प्रीलिम्स को लाइटली मत लीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, साल भर फोकस कीजिए। कोचिंग का मटेरियल जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पर मेरे लिए ऐसा था जितना स्लोली मैं पढ़ूंगा उतना लंबा रिटेंशन होगा, जितना तेजी से पढ़ूंगा उतना कम रिटेंशन होगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी। सर, प्रीलिम्स के बाद जो सबसे डिसाइडिंग स्टेज होती है वो मेंस एग्जामिनेशन की होती है, और मेंस एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल वैल्यू एडिशन प्ले करता है, कि मतलब जितना एनालिटिकल आपका आंसर है उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। सो सर, आपकी क्या पर्टिकुलर अप्रोच थी उसका वैल्यू एडिशन करने के लिए क्वेश्चंस में? सीधा अप्रोच है मैम। वैल्यू एडिशन कैसे होगा? जब आपका आंसर दूसरों से अलग हटके दिखेगा। एक कन्वेंशनल विजडम चलता है कि डेटा नहीं यूज करना, क्वालिटेटिव आंसर यूज करना। मैं तो डेटा लिबरली यूज करता था। मैंने दीवार पे मतलब अपना साल भर सिविल्स डेली को कोट कर सकता हूँ मैं। सिविल्स डेली बहुत अच्छा डेटा देता है, बहुत रेलेवेंट डेटा आता है उस पर। साल भर उससे अपने नोट्स बनाता रहता था। ये 3 नोट्स चलते थे मेरे सिविल्स डेली, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और द वॉल नाम का एक स्टैक था। द वॉल क्यों? क्योंकि वो मैं बाद में प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे चिपकाने वाला होता था, इसलिए वॉल GS1, वॉल GS2, वॉल GS3। GS1 में बहुत कम होता था उसमें कंटेंट, बट GS2, GS3। अब इसमें मैंने टॉपिक्स बना रखे थे, जैसे GS2 में आपका एजुकेशन हो गया, चाइल्ड हेल्थ हो गया, मेटरनल हेल्थ हो गया, फिर फिजिकली डिसेबल्ड सेक्शंस हो गए। नहीं तो फिर जैसे आपका इकोनॉमी के लिए आपका एग्रीकल्चर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, MSME हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। नहीं तो फिर और जैसे दूसरे टॉपिक्स होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इन सब पे मैंने अलग अलग छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे। डेटा इकट्ठा करता था, मतलब जैसे पॉलिसीज, लॉज, स्कीम्स और डेटा। और किसी भी फेमस पर्सनालिटी ने कुछ कहा है तो उनका कोट करने के लिए XYZ पर्सन सेड दिस अबाउट दिस। ये सब चीजें मैंने दीवार पे चिपका दी थी, और ये सब चीजों से मैं वैल्यू एडिशन करता था, जिससे मेरा क्वालिटेटिव आंसर एक तो तरफ क्वांटिटेटिव हो जाए और थोड़ा नॉलेज बेस्ड हो जाए। कि अगर मैं किसी को कोट कर रहा हूँ कि मिस्टर नंदन नीलकानी है सेड दिस, मिस्टर इलॉन मस्क सेड दिस अबाउट दिस, तो ऐसा लगता है कि लर्नड पर्सन है, ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं। डेटा से ऑब्जेक्टिविटी आती है आंसर में। मैं आपको अभी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप बोलें कि MSME देखिए, इनमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, स्किल नहीं होता है, वैल्यू एडिशन नहीं होता है। उसके बाद बोलें कि MSME जो है 99% उसमें माइक्रो होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हुआ। स्किल नहीं हुआ क्योंकि देखिए इनका जो इनकम होता है कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर हाफ होता है, इनफॉर्मल सेक्टर का वैल्यू एडिशन 10% होता है। अब वो अपने आप आपको इम्पैक्ट पड़ने लगता है अगर आप ये डेटा बोलें। पर फिर MSME का इम्पैक्ट इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट क्यों है? 11 करोड़ जॉब्स, 35% टू GDP, 40% टू एक्सपोर्ट्स, 44% टू मैन्युफैक्चरिंग, 80% जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 50% लैंड एंड 25% इन्वेस्टमेंट। ये सब चीज़ अगर आप बोलेंगे ना, किसी को अपने आप इम्पैक्ट पड़ जाता है कि बंदे ने पढ़ा है, पता है उसको, तो अपने आप वैल्यू एडिशन वाली बात दिखने लगती है। फिर रिपोर्ट्स होते हैं, ये बहुत फेमस चीज़ है। रिपोर्ट्स को आपको कोट करना है, फेमस पर्सनालिटीज को कोट करना है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स रहेंगी तो आप अपने आप अलग से दिखेंगे कि नॉलेजेबल आदमी है। एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। दूसरी चीज़ ये है कि एक थंब रूल मान के चलिए आप कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते में
जितना कम फ्रस्ट्रेट करेंगे आप, उतने ज़्यादा मार्क्स वो आपको दे देंगे। ये इट इज़ नॉट अ फेयर थिंग। आपको लगेगा कि नहीं मेरा कंटेंट सही है तो फिर मेरे को मार्क्स मिलना चाहिए, बट एग्जामिनर भी अंत में ह्यूमन है। 25 कॉपी वो दिन की देख रहे हैं, मान लीजिए आपकी कॉपी उनके एकदम दिन की आखिरी कॉपी उनके पास आती है, उनको निकलने की जल्दी हो रही है, तो जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अगर आप उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, डायग्राम्स नहीं है, बोर हो रहे हैं आपकी कॉपी चेक करने में, नेचुरली वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, दिस इज अ ट्रिक ऑफ द ट्रेड, एवरी एस्पिरेंट हैज टू लर्न इट सम टाइम और द अदर। तो मैंने फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया, डायग्राम्स का यूज़ किया था, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखता था, 2 लाइन से ज़्यादा पॉइंट का भी लिखना नहीं, और उसमें अंडरलाइन करना होता है, डबल अंडरलाइन भी करना होता है। जैसे मान लीजिए आप प्रोज लिख रहे हैं तो प्रो पे आप डब्बा लगाइए, एक बॉक्स लगा दीजिए रेक्टेंगल, नहीं तो डबल अंडरलाइन कर दीजिए उसको, और फिर पॉइंट्स में सिंगल अंडरलाइन कीजिए। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। टेबल्स का यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस करिए, इसमें आसान नहीं होता है, पर एग्जाम में कोई बहुत ज़्यादा इनोवेटिव डायग्राम्स नहीं बनाते हैं, सिंपल सिंपल बेसिक स्कीमेटिक्स ही बनाते हैं। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, इससे वैल्यू एडिशन होगा, आपकी कॉपी अलग दिखेगी। ओके सर, सो आपकी स्ट्रेटेजी नॉर्मली ये थी कि आप दीवार पे आपके जो पर्टिकुलर नोट्स थे उनको कंपाइल करके रखते थे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपका जो नॉर्मली ऐसे और एथिक्स पेपर होता है, नॉर्मली लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं कि ठीक है हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे ही तो लिखना है, एथिक्स भी तो है। सो बट ये आपकी रैंक को ऊपर नीचे करने में काफी हेल्पफुल होते हैं, मतलब हायर रिटर्न देने वाले पेपर्स होते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या टिप्स शेयर करना चाहेंगे आपके? देखिए ऐसे में तो मैंने एकदम पाताल लोक देखा है, 105 नंबर आए थे, फिर 79 आए थे, मतलब आई प्रॉब्ली वुड हैव बीन द सेकंड लोएस्ट स्कोरर ऑफ ऐसे इन 2018। तो इसमें मैंने गलती क्या करी थी, जैसे मेरा आपको बताया था मैंने नोट्स बनाए थे, बहुत ज़्यादा याद करके जाता था चीज़ें में, तो मैंने ऐसे में टू मच इंफॉर्मेशन वाली चीज़ कर दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट था पर पर्सपेक्टिव नहीं थे। एक ही पर्सपेक्टिव पे 4 पेज लिख दिए तो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, बॉडी फ्लो डिसरप्ट होता था, फिर बार बार चेंज करना पड़ता था फ्लो की। एक बार 4 पेज लिख दिए, फिर हर पन्ने पे मतलब टॉपिक चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। तो मैं क्लोजेस्ट एनालॉजी आपको दे पाऊंगा कि आपका ऐसा दिखना चाहिए कि जैसे बैलेंस डाइट होता है ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, फिर आगे डिस्कशन भी है कि क्यों पॉजिटिव है, जो क्यों नेगेटिव है वो, और अगर जो नेगेटिव है उसको हम इंप्रूव कैसे करें, और इंप्रूव करके हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो जो फ्यूचरिस्टिक एंड होता है ऐसे का, वो ऐसे होता है कि पहले आपने बात कर ली कि चीज़ आइडिया आया कहाँ से, फिर क्या स्टेट है अभी, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब वो नेगेटिव है तो कुछ उसका रीज़न भी होगा, है कि नहीं। तो आप वो रीज़न लिखेंगे कि ये रीज़न है, और रीज़न से आपका सोल्यूशन निकलेगा कि ये रीज़न है, इसको हम ऐसे टारगेट कर सकते हैं, और अगर ऐसे टारगेट करेंगे इन चीज़ों के साथ तो इस तरफ जा सकते हैं हम। एंड दैट इज व्हाट ऐसे इज ऑल अबाउट। पर्सपेक्टिव देने वाली बात है, कंटेंट देने वाली बात नहीं है। अब कंटेंट आप यूज करेंगे अपने पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए, बट पर्सपेक्टिव इज प्राइमरी, कंटेंट इज सेकेंडरी। ये डिफरेंस मेरे को 3 साल लगे समझने में। तो मैम अप्रोच मेरा जीएस में, जैसे मैंने अभी एक चीज़ बताना मिस कर गया था कि जनरली कन्वेंशनल विजडम ये होता है कि 10 नंबर में 10 पॉइंट लिखेंगे, 15 नंबर में 15 पॉइंट लिखेंगे। मेरा ये होता था कि 10 नंबर में 13, 14, 15 पॉइंट लिखेंगे, और 15 नंबर में 20, 22 पॉइंट लिखेंगे, मतलब 22 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इस चक्कर में रटतों में बहुत चीज़ें लेता था, बट वो ऐसे में फिर कंटेंट ज़्यादा हो जाता था, पर्सपेक्टिव नहीं हो पाता था। तो ये चीज़ बैलेंस करना कि आपको ऐसे में कंटेंट नहीं दिखाना है, ऐसे में पर्सपेक्टिव दिखाना है, कंटेंट जीएस में दिखाना है, ये चीज़ बैलेंस करना ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए मैं एक पॉइंट और देना चाहूँगा अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। जीएस 1, 2, 3 में आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप 4000 शब्द लिखें, मतलब 1500 शब्द प्लस 2500 शब्द, आप 4000 शब्द लिखें। ऐसे में आपसे उम्मीद की जा रही है एट मैक्स आप 1200 वर्ड्स के 2 ऐसे लिखेंगे, मतलब 2400 शब्द लिखेंगे, मतलब 1600 शब्द आपको कम लिखने हैं। तो यूपीएससी ने आपको टाइम दिया है, मतलब सोचेंगे आप उसमें। यूपीएससी उम्मीद करे कि एग्जाम में बैठ के आप सोचेंगे, तो उस सोचने से कुछ कंक्लूजन भी निकलना चाहिए। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ समझ के आए होंगे, सिर्फ रट के नहीं आए होंगे। तो ये जो कंक्लूजन वाली बात है कि हमने सोचा समझा, कुछ उससे निष्कर्ष निकाला, वो चीज़ ऐसे में दिखाना काफ़ी ज़रूरी होती है। इसीलिए मैं बोला था पर्सपेक्टिव वाली बात, कि मैं अब सेम फैक्ट हर के 10 लोगों ने रटे हैं, सेम चीज़ें 10 लोगों ने समझी है, सेम एडिटोरियल 10 लोगों ने पढ़ा है, और अब तो ये भी होने लगा सेम कोचिंग का मटेरियल 10 लोगों ने पढ़ा है। तो उसके बाद आपने क्या सीखा, आप क्या सोच सकते हैं, वो चीज़ दिखाना ऐसे वाला पेपर है। जीएस में तो सिर्फ नॉलेज दिखाना होता है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉलेज दिखाएंगे और नॉलेज को यूज़ करके आप एनालाइज करेंगे चीज़ों को। तो अब एथिक्स की बात कर लेते हैं। मैम देखिए एथिक्स का पेपर क्यों है, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगा, उससे समझ में आएगा कि उस पेपर में करना क्या होता है। एथिक्स को पेपर लोग बोलते हैं कि अरे अब आदमी 30 साल की सर्विस में क्या करने वाला है, 35 साल की सर्विस में क्या करने वाला है, ये एथिक्स थोड़ा जज कर सकता है। वो उसके लिए है भी नहीं। बहुत सारे लॉज हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज बना रखे हैं, स्टेट्स ने बहुत सारे लॉज बना रखे हैं। वो एथिकल कंडक्ट वहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है आदमी का, जितना हो रहा है। जो उसमें शॉर्टकमिंग्स हैं वो बाद में रेमेडी की जाएंगी। बट पॉइंट इज एथिक्स का पेपर इज नॉट अबाउट जजिंग व्हाट यू विल डू इन द नेक्स्ट 30 years।
एथिक्स का पेपर इज अबाउट जजिंग वेदर यू नो द राइट थिंग टू डू और नॉट। अगर आपको पता ही नहीं है कि सही चीज क्या है तो आपसे क्या उम्मीद करेंगे 30 साल में क्या करेंगे, है कि नहीं। इसीलिए एथिक्स का आइडिया यह है कि आपको पता तो है ना क्या करना है, आप सोच सकते हैं, आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जिससे आप लॉ का लेटर एंड स्पिरिट, किसी भी सिचुएशन के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट दोनों को बैलेंस कर पाए, कन्फ्लिक्टिंग लेजिटिमेट इंटरेस्ट दोनों को बैलेंस कर पाए। दैट इज व्हाट द एथिक्स पेपर इज ऑल अबाउट। तो आइडिया क्या है, आपको पता है क्या करना है, ये जज कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल चीजें जज कर रहे हैं। थ्योरेटिकल किताबों में जो लिखा है वो सब ठीक है, बट आपने क्या सोचा, क्या समझा, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं वो जज करें। इसीलिए इतना बड़ा पार्ट होता है केस स्टडीज का। तो अब मान देखिए, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकल वाली बात है, तो मेरा अप्रोच ये रहता था कि 20% आंसर जो है अपना, 10 मार्क क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 20% आंसर जो है उससे ज्यादा थ्योरी ना लिखें। इस थिंकर ने ये कहा, ये डायग्राम में ये है वो है, 20% से ज्यादा नहीं। 80% जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल कैसे होगा, इस महापुरुष की लाइफ में ये हुआ था, इससे हमें ये देखने मिला, मेरी लाइफ में ये हुआ था, इससे हमें देखने मिला, सोसाइटी में आज ये हो रहा है, ये सारी चीजें लिखी जाएं तो आपका आंसर प्रैक्टिकल दिखेगा। आप एज अ थिंकिंग पर्सन आएंगे, ना कि एज अ रटे हुए आदमी कि आप रट के आ गए। ये सारी चीजें कि रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, ये सब चीजें होना चाहिए। ये सब ठीक है, बट सोसाइटी में क्या हो रहा है ये लिखिए। तो मेरा अप्रोच तो ये रहता था। अब आप इसको डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, यूपीएससी ने खुद बताया कि वो आपसे क्या उम्मीद करता है, क्या क्या जानिए आप। जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखे हुए हैं कीवर्ड्स, जैसे एप्टीट्यूड हुआ, एटीट्यूड हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ, पर्सनल पब्लिक एथिक्स हुआ। ये सब चीज़ों से अपना पॉइंट बनाइए, जो आपका क्वेश्चन है उसको इन सब चीज़ों के पर्सपेक्टिव से एनालाइज कीजिए, हो जाएगा प्रैक्टिकल आंसर, डाइवर्सिफाइड आंसर अपने आप। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की रिगार्डिंग कि हाउ डू आई चूज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। नॉर्मली जैसे आपका जो सब्जेक्ट था वो सिविल इंजीनियरिंग ही था, जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, बट ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स से नहीं हो पाता है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को वो नहीं कर पाते हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे एक्चुअली, कौन सा सब्जेक्ट हमको एज ऑप्शनल चूज करना चाहिए? मैं देखिए इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ऑप्शनल में कई पैरामीटर्स होते हैं जिससे ऑप्शनल लोग सिलेक्ट करते हैं। या तो किसी का इंटरेस्ट है, या मटेरियल बहुत अच्छे से अवेलेबल है, या किसी सीनियर ने बोल दिया ले लो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ऐसे कुछ ऑप्शनल चल रहे हैं, सबको पता है कि उनका नाम क्या है, कि जिनमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, है कि नहीं। पिछले साल रैंक टॉप 5 में 2 लोग एक पर्टिकुलर ऑप्शनल के थे, सबको पता है उसका नाम क्या है। पर मैं बोलूँगा कि ऐसा मत कीजिए, जिस ऑप्शनल में आपको इंटरेस्ट हो और जिसका मटेरियल अच्छे से अवेलेबल हो मार्केट में, ये 2 पैरामीटर रखिए। कितने मार्क्स आ रहे हैं इसको 3rd पैरामीटर रखिए, क्योंकि पहली बात तो यूपीएससी का साइकिल चेंज होता रहता है। जो ऑप्शनल जिसका मैं अभी रेफर कर रहा था उसका इस साल इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, ये आपने देख लिया होगा शायद। तो यूपीएससी की साइकिल्स चलती रहती हैं। और अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो पिछले साल टॉप 200 में कोई नहीं था सिविल इंजीनियरिंग का, इस बार एटलीस्ट टॉप 10 में मैं तो हूँ। तो ये सब चीज़ें चेंज होता रहता है। तो मैं बोलूँगा आपका जो इंटरेस्ट है, जिस ऑप्शनल को आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं दिन में और अगले दिन फिर से पढ़ सकते हैं, वो ऑप्शनल उठाइए। इसका लॉजिक एक और है, अगर आप सिर्फ मार्क्स पे जाके ऑप्शनल उठा लेते हैं कि XYZ ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 360 नंबर आए, 365 नंबर आए, तो होगा ये, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है फिर तो होगा ये, आप कॉम्पीट उस बंदे से करेंगे जिसको उसमें इंटरेस्ट है। बिना इंटरेस्ट के आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक बंदा दूसरा जिसको इंटरेस्ट है वो उस टॉपिक को पढ़ रहा है, अब आप देख लीजिए कितना क्वालिटी आंसर आप निकाल पाएंगे उस बंदे के कंपैरिजन में। और ऑप्शनल में कॉम्पिटिटिव मार्किंग होती है, रिलेटिव स्कोरिंग होती है, स्केलिंग होती है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर है, कभी वेरीफाई नहीं हुआ, बट स्केलिंग होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर है। तो अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं उस बंदे से जिसने इंटरेस्ट के साथ ऑप्शनल पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से तो आप कभी भी 360 उसके बराबर नहीं ला पाएंगे बिना इंटरेस्ट के। होगा क्या, वही आप एवरेज स्कोर लेके आ जाएंगे 280 290 का, तो उससे ऐसा फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं बोल, और फिर अगर आप बिना इंटरेस्ट कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका मूड और खराब होगा, प्रिपरेशन में आप दूसरे टॉपिक्स पे कम फोकस कर पाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ते हैं तो दूसरे जो कम इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं उनसे आप ब्रेक लेके अपना इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो रिलेटिवली आपको डिसएडवांटेज कर जाएगा अगर बिना इंटरेस्ट के आप ऑप्शनल चूज करें। तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी, इंटरेस्ट और मटेरियल अवेलेबिलिटी, इस पे जाइए, मार्क्स पर उतना फोकस मत कीजिए। अगर पर्टिकुलर ऑप्शनल के मान लीजिए 90 लोग IAS बन रहे हैं इस साल, जनरल कैटेगरी से 673 सीट्स हैं शायद, 73 लोग IAS बन रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑप्शनल से 6 लोग आ गए, आपको लगा ये तो कुछ ज्यादा ही आ गए, पर इसका मतलब ये तो है ना कि 67 सीट्स बाकी खाली हैं, उसमें ट्राई कर लीजिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इंटरेस्ट पे जाइए, मटेरियल पे जाइए, ना केवल मार्क्स पे। So interest and material availability are the most important thing ऑप्शन को चूज करने के लिए। सर हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू से रिलेटेड है। इंटरव्यू में एक्चुअली कहा जाता है कि आउट ऑफ वर्ल्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस था और आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, अब इंटरव्यू में ये बात से है कि यूपीएससी वाले जो पैनल मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी आंसर भी करना है। इंटरव्यू में वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आप ऑनेस्ट रहेंगे क्या कि नहीं रहेंगे सर्विस में आके। जाहिर सी बात है, वो चाहते हैं आप ऑनेस्ट रहे, और जाहिर सी बात है कोई भी बोलेगा कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा। ऑनेस्टी वो कहाँ से जज करते हैं? कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसमें अगर ब्लफ कर रहे हैं, आप कुछ भी आंसर दे रहे हैं बिना जाने, तो आप पकड़े जाएंगे। आपकी आवाज़ में समझ में आ जाएगा कि इनको पता नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। हो सकता है किस्मत से आप सही बोल दें, आवाज़ में समझ में आ जाएगा कि गेस कर रहे हैं, और अगर गलत ही बोल दिया तो साफ साफ पता चल रहा है कि इंटरव्यू रूम में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, कि आपसे कुछ पूछा, आपको आता ही नहीं, आपने कुछ गलत बोल दिया, और बोर्ड मेंबर को ऑब्वियसली पता होगा उसका सही आंसर। इंटरव्यू रूम में बैठ के आप 5 लोगों के आगे झूठ बोल रहे हैं, तो आप सर्विस में जाके जब आपके पास पावर होगी तब आप क्या सच बोलेंगे? तो टफ क्वेश्चन का आइडिया इज अबाउट चेकिंग योर ऑनेस्टी, नॉट अबाउट चेकिंग योर नॉलेज, पहली बात। दूसरी बात, अब आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, टफ क्वेश्चन उससे भी बन सकते हैं, और जनरल स्टडी से भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरल स्टडी से आप एक बार आपको टफ क्वेश्चन नहीं आता, सीधी सीधी बात है, कोई यहाँ पे गूगल नहीं है, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, नहीं आता बोल देंगे सर नहीं आता, देख लूंगा। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से अगर टफ क्वेश्चन आता है और आपको नहीं आता, वो थोड़ा सा रॉन्ग इंप्रेशन जाता है कि ये तो आपका फॉर्म है, ये तो आपने खुद बोला है कि सर इस पर मेरे से पूछिए, या इस पर मैंने काम करा, या इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा गलत इंप्रेशन जाता है। उसमें आप सर ये बोल सकते हैं कि सर देखिए माफ कीजिएगा, मेरा अटेंशन इस पे नहीं रहा, छूट गया, मैं देख लूंगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर मैं समझता हूँ ये चीज़ मुझे पता होना चाहिए, माफ कीजिए नहीं आता। पर एक्सक्यूज कभी नहीं देंगे कि सर मेरा वो फैकल्टी मेंबर था, उन्होंने नहीं पढ़ाया, इसमें ये हो गया था, इस साल ये हो गया था, मैं नहीं पढ़ पाया। एक्सक्यूज कभी नहीं देंगे, सीधा सीधा अपनी गलती हो गई मान लेंगे कि नहीं आता, ब्लफ नहीं करेंगे कभी, तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और फिर दूसरी बात, मेरा अप्रोच ये रहता था कि अपने टैफ में, बाकी सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में मैं इंटरव्यूअर से ज़्यादा नॉलेजेबल रहूँ कहीं ना कहीं। ये मैंने तीनों इंटरव्यू में किया है अपने, और मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा मुझे सब कुछ मुझे आता है वो उनको नहीं आता होगा, बट कुछ ना कुछ मुझे ऐसा आता हो जो ज़्यादातर बोर्ड मेंबर्स को ना आता हो। ऐसा मैं कुछ अगर कर दूं अपने इंटरव्यू में तो अलग इंप्रेशन जाता कि ये तो आउटस्टैंडिंग बंदा था, ये जो आया ऐसे सब बाकी सारे नहीं थे। बाकी सारे ठीक है अपने डैफ में कंफर्टेबल थे, बट उनको हम लोगों ने 2, 3, चौथे लेवल पे जाके उनको आंसरलेस कर दिया। पर अगर डैफ में मेरे को मेरे आंसरलेस कोई नहीं कर पा रहा है, और इनफैक्ट मैं वो बता के जा रहा हूँ जो उनको ही नहीं पता था, तो इसका अलग इंप्रेशन पड़ता है। और मेरा अप्रोच ये रहता था, इसीलिए मैं काफी इंटेंसिव तैयारी करता था। लोग बोलते थे कि 1 महीना लगता है इंटरव्यू की तैयारी में, मुझे 3 महीने लगते थे। लोग बोलते हैं 4 पॉइंट बोलना है और 4 पॉइंट से ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरा अप्रोच ये रहती थी, मैं 10-12 पॉइंट इंटरनेट से उठाऊंगा, फिर उसमें से जो अच्छे पॉइंट है उनको कैटेगराइज करूंगा, 6-7-8 अच्छे पॉइंट कैटेगराइज करूंगा, उसमें से रटूंगा 6 और बोलूंगा फिर 4। पर वो 4 ऐसे होंगे कि वो लोगों ने सुने भी ना हो फिर, क्योंकि मतलब मैंने सबसे अच्छे पॉइंट उठाए। लोग पहले जनरली ऐसा करते हैं कि 4 जो सबसे पहले मिल गया वो डाल दिया नोट्स में, बात खत्म। तो मैं ऐसा नहीं करता था, मैं काफी इंटरेस्ट से इंटरव्यू की तैयारी करता था। और फिर उसका रिजल्ट देखिए, 2017 में मेरे 193 थे, 2018 में भी 193 थे। इस साल अभी मार्क्स आएंगे तो पता चल जाएगा, बट इंटरव्यू मेरे को पता था कि अच्छा गया है। मैं 180 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, देखते हैं कितने हैं। तो सर आप रियली आप डिजर्व करते हैं, आपकी जो तैयारी थी काफी ज्यादा इन डेप्थ थी। सो सर दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो मुझे यस सो मच मैम, वेरी इंस्पायरिंग अभिषेक जी, आपने जो जितनी भी चीजें बताई, मैं आगे बढ़ने के पहले कुछ 1-2 क्वेश्चंस हमने अपने पार्टिसिपेंट्स जो थे उनसे भी लिए थे, जो जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं। तो उसमें उन्होंने एक किसी ने फॉर्म भरा है, उन्होंने कहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए कि इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। और एक दूसरा क्वेश्चन जो मैं साथी से आपसे पूछ लेता हूँ वो ये है कि जो ठीक है, मतलब ये इकोनॉमिक्स से संबंधित ही दोनों क्वेश्चन है, तो आप अगर इसके ऊपर बता पाए तो। देखिए इकोनॉमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली जो GS3 का सिलेबस है वो आधे से ज्यादा इकोनॉमिक्स पे घूमता है। आपका स्टैटिक इकोनॉमिक्स भी आता है उसमें, फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स भी आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती हैं। तो जो GS3 का पार्ट है, और उसमें इकोनॉमिक सर्वे जो है डायरेक्टली बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, GS3 का काफी सारा पार्ट कवर हो जाता है। बजट पढ़िए और काफी सारा कवर हो जाता है। गवर्नमेंट बजटिंग एज इट इज टॉपिक है। तो इकोनॉमिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट GS3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। जी जी जी, ठीक है। सो ये तो पूरा जो उनके क्वेश्चंस थे वो जनरली लगभग सभी कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा हमारे साथ में श्री राजनारायण सोनी जी भी हैं, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज इंदौर हैं, और MP गवर्नमेंट के साथ में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। राजनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम चाहेंगे कि आप
हमारे जो दर्शक हैं जो अभी लाइव देख रहे हैं और इवन इस वीडियो को बाद में ऑफलाइन भी देख रहे हैं, उनके लिए आप अपने 2 शब्द रखें प्लीज। सभी बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं और आगे भी तैयारी करेंगे, उनके लिए मेरे लिए शुभकामनाएं। और सिर्फ एक चीज, कंसिस्टेंसी और मेहनत, 2 चीजें ऐसी है कि यदि वो है तो फिर आप कोई सा भी गोल अचीव कर सकते हैं। मेहनत भी, एक लेमैन भी, एक सामान्य इंसान भी हर तरह की मेहनत करता है, लेकिन हमको स्मार्टली मेहनत करना है। मेहनत राइट डायरेक्शन में करना है, राइट गाइडेंस के साथ करना है और उसको सही दिशा में ले जाना है, अपने आप को, अपने करियर को और अपने आप सभी चीजों को। जी, बाकोरिया जी, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? लक्ष्मी नारायण जी, जी सर। आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं सर, मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जी जी जी। बाकी तो आप मोदी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी। तो हम अपने इस आज के सेशन में, चूंकि एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है, हम इस सेशन के अपने अंतिम चरणों में हैं। मैं श्री सराफ से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए एस्पिरेंट्स इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी सोच रहे हैं जो इस एग्जाम की तरफ आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए आप प्रिपरेशन की जो प्रो टिप्स हैं वो आज से क्या चीजें फॉलो करें जिससे वो इस पार्ट पे आ जाए, उसको एक क्लोजिंग नोट्स में आप अपने थॉट्स अभिषेक जी अगर रखें। देखिए, सोनी सर ने बहुत सही कहा है, कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं एक एनालॉजी देना चाहूँगा, जैसे हम में से ज़्यादातर लोग जिम जा चुके हैं। आप जिम जाते हैं, आपके शरीर में शुरुआत में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, फिर आपको आदत हो जाती है, शरीर अडेप्ट कर जाता है। वैसे ही जैसे आप एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे, आप एकदम से बहुत सारी चीज़ों से बम्बार्ड होंगे। बुक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हर रोज़ हर लाइन नई लग रही है। अखबार उठाएंगे, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो इनिशियल फेज जो होता है वो सबसे टफ होता है इस एग्जाम का, और वो इनिशियल फेज में आपका टेस्ट हो जाता है कि आप मतलब लग पाएंगे कंसिस्टेंटली कि नहीं लग पाएंगे। उसके बाद मतलब आप अगर इनिशियल फेज में पेशेंस रख पाएं और ये समझ पाएं कि ठीक है अभी मेरे पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज इकट्ठी हो रही है, ओपन रहें सोर्सेज के लिए कि अभी जहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आता जा रहा है, नेट से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, अखबार से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। एकदम से आप ये ना समझें कि मैं पहले दिन मेंस का पेपर अटेम्प्ट करने बैठ जाऊंगा, नहीं कर पाएंगे। समझ में भी नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया कि और उसमें क्या क्या अप्रोच है और फिर उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब समझ में नहीं आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही घबरा जाएं। पिछले सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात कीजिए, जो बुकलेस स्टैंडर्ड है वो फॉलो कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अखबार भी पढ़ना समझ में नहीं आएगा शुरुआत के 4-5 महीने, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पेशेंस रखिए। 4-5 घंटे लगे एक अखबार खत्म करने में, कोई बात नहीं। पर बस मैं ये बोलूँगा कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ऐसे नहीं होगा कि एक महीने आपने पढ़ लिया 12-12 घंटे रोज और अगले महीने आप पढ़ ही नहीं रहे, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और फिर उसके बाद मेहनत कीजिए। दूसरा ये होता है कि लोग बोलते हैं लक वाली बात है। देखिए, लक वाली बात हर जगह दुनिया में, आप बिजनेस करेंगे वहाँ पे भी लक होता है, आप सड़क पर क्रॉस करेंगे वहाँ उसमें भी लक होता है, वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। पर मैं ये बोलूँगा थोड़ा स्मार्टली, जैसे सर ने कहा, मेहनत कीजिए और द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, सीधी सीधी बात है। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की साइकिल होती है, कई बार आदमी का रिजल्ट नहीं आता है, प्रीलिम्स नहीं निकला, प्रीलिम्स निकला तो मेंस नहीं निकला, इंटरव्यू दिया, उसका फाइनलिस्ट में नाम नहीं आया। तो मैं ये बोलूँगा देखिए, हताश होने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली जैसे सोनी सर ने कहा काम कीजिए, पिन पॉइंटेड अपनी जो वीकनेस है उसको एनालाइज कीजिए, उस पर काम कीजिए। जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे फीडबैक लीजिए, आपके कोई मेंटर्स होंगे उनसे फीडबैक लीजिए। तो जैसे मैं कोट करना चाहूँगा अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट द लेट श्री एपीजे अब्दुल कलाम को, उनने बोला था फेल का मतलब बर्बादी नहीं होता है, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और इस एग्जाम के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, मेरी माताजी ने मेरे को हमेशा सिखाया कि पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, कहीं ना कहीं नॉलेज काम आ जाती है। कलाम सर ने भी यही बोला था, एंड का मतलब END एंड नहीं होता है, एंड का मतलब होता है एफर्ट नेवर डाइज। मैंने शुरुआत में बोला था कि जो मेरा आज रिजल्ट आया है वो पिछले सालों की अक्यूमुलेटेड जो मेहनत है उससे रिजल्ट आया है। तो अब मैं कह सकता हूँ एफर्ट नेवर डाइज, मेरा पहले प्रीलिम्स ही नहीं निकला था, आज मेरी ये रैंक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, भले ही आपका सिलेक्शन हो ना हो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के बहुत तरीके होते हैं। जो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा इस एग्जाम में, परसिवियरेंस होगा, पेशेंस होगा, मेंटल स्टेबिलिटी आप अपनी बना के रख रहे हैं, अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपको जहां भी जाएंगे वहां हेल्प करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा इंडियन सोसाइटी में अभी मेंटल हेल्थ पर उतना फोकस नहीं है, हम लोग मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अब थोड़ा अवेयरनेस बढ़ने लगा, पर मेंटल हेल्थ पे तो बहुत ही कम ध्यान है। ऐसा मत कीजिए, मेंटल हेल्थ किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी।
आप फ्रस्ट्रेशन फेस करेंगे, आप डिप्रेशन फेस करेंगे, आप एंजाइटी भी फेस करेंगे और आप फेलियर भी फेस करेंगे। किसी ना किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं किसी टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ जाएंगे, कभी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, या तो कभी टेस्ट में मार्क्स कम आ जाएंगे, या तो जो पढ़ा वो याद नहीं रहेगा, भूल गए, समझ में नहीं आ रहा है, किसी ने 4 घंटे में पढ़ के निपटा लिया, आपको पूरा हफ्ता लग रहा है उसको पढ़ने में। ये सब चीज़ें होंगी। तो आप अपना मेंटल हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए। मतलब सपोर्ट सिस्टम में जनरली क्या होता है, लोगों के फैमिली होता है, फ्रेंड्स होता है, या फिर जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो पीयर्स होते हैं। मैं सिलेक्टेड लोगों को फोकस करूंगा, क्योंकि देखिए ऐसा है, आप किसी को क्लोजली जानते हैं, आप जानते हो कितना इंटेलिजेंट है, आप जानते हो वो कितने मेहनत करते थे, और आज वो सिलेक्ट हो गए, कल वो अकेडमी में बैठे हैं, परसों वो यूनिफॉर्म पहन के कंट्री की सर्विस कर रहे हैं। तो आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे कि ये तो मेरे ही जैसे थे, आज अगर यहाँ है तो मैं भी पहुंच सकता हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं, एक अटेम्प्ट और लग जाएगा। तो ये चीज जो कॉन्फिडेंस आता है ना इससे, कि कोई बात नहीं, हालात खराब है, आगे कल सुधर जाएंगे, वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार जैसा है। अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा कंटेंट आता है सोशल मीडिया पे। मैं यूज करता था, मैंने इंटरव्यू में भी उसके आंसर यूज करे हैं अपने। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फेसबुक पेज है, उस पर 1-1 मिनट के वीडियो आते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, वो आप अपने आंसर्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। पर अगर सोशल मीडिया आपसे कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं हो रहा है, आप ऐसा हो रहा है आपको कि मान लीजिए कि ये मेरा बैचमेट है, ये ऑस्ट्रेलिया में 50 लाख की नौकरी कर रहा है, वो यूएस में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, मैं तो यहाँ खाली बैठा हूँ, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, ऐसा हो रहा है, तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। मैं बोलूंगा इसका ट्रिक ये है कि देखिए वो अपनी लाइन में सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप अपनी लाइन में तैयारी कर रहे हैं। रेस में एक कार होती है जो रिपेयरिंग पिट में होती है, जिसका मतलब टायर वगैरह चेंज हो रहे होते हैं, आप वो हैं, और वो दूसरी कार है जो जीत चुका है। तो उसके हाई पॉइंट से खुद के लो पॉइंट को कंपेयर मत कीजिए। फेसबुक पे जनरली लोग अपनी लाइफ के हाई पॉइंट दिखाते हैं, आपका अभी प्रीलिम्स नहीं निकला, इंटरव्यू के बाद लिस्ट में नाम नहीं आया, ये लाइफ का लो पॉइंट है। आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देगा, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होगा, और इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल आदमी से खुद को कंपेयर करके बुरा मानने लग जाएं। सीखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ना ही लाइफ है। जी जी जी, बहुत इंस्पायरिंग थॉट्स थे। राजनारायण सर, आप अगर कुछ आपके क्लोजिंग थॉट्स, अगर जो हमारे जो भी दर्शक हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या क्लोजिंग थॉट्स अगर आप दे पाए? एक तो सबसे पहले मैं सराफ सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश ही नहीं, इंदौर का पूरा नाम देश में रोशन किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बधाई सो मच उनको। सर। जी। और मैं सब बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि जब भी वो मेहनत करें तो उससे डरे नहीं, क्योंकि हार जीत ये तो सब एक खेल का एक हिस्सा होता है, लेकिन जो भी करें अपनी लगन मेहनत से करें और लंबा करें। और जैसे कि ये एक प्रकार का 1 डे या 2020 नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। इसमें आपको कंसिस्टेंसी रखना है और वो काफी लंबे समय तक। आपका पेशेंस, आपका परसिवरेंस, ये सब चीजें आपको बहुत काम करेगी, क्योंकि आप के लाइफ में कई मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब आप डिप्रेस फील करेंगे, लो फील करेंगे कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरा फ्रेंड सिलेक्ट हो गया, या कोई और, मेरी रैंक इतनी नीचे आई। तो इन सब चीजों से आपको तैयार रहना, अपने आप को और अपने दिल को मजबूत बनाना है। इसके लिए आपके परिवार का सपोर्ट आपको हमेशा रहना चाहिए। आपके परिवार का सपोर्ट, आप जैसे मैं भी अपने बच्चे को कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं अच्छी इसमें अभी वो सर के साथ क्वार्टरली में ज्वाइन किया है उसने, और वो इसकी तैयारी भी कर रहा है। तो मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि जो भी करे वो पूरा कंसिस्टेंटली करे, पूरा हार्ड वर्क करे। जो होना नहीं होना ये एक अलग बात है, एक अलग किस्मत की बात है, लेकिन अपनी मेहनत पूरी रखे, कंसिस्टेंसी रखे, तो ये हमेशा जीवन में आपको काम आएगी। और सभी बच्चे मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे स्मार्ट मेहनत करते हैं, कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। तो अपनी अच्छी मेहनत करते रहें, स्मार्टली मेहनत करते रहें, और इस लड़ाई को जीत। थैंक यू वेरी मच राजनारायण सर फॉर द इंस्पायरिंग। यस अभिषेक जी, प्लीज प्लीज अभिषेक जी। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। देखिए आपको अगर फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाता है, काफी अच्छा बूस्ट मिलता है। एक बार मेंस क्लियर हो जाता है तो भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैं राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ। रैंक इंप्रूव होती है तो और अच्छा लगता है। ये बूस्ट अगर यूपीएससी आपको नहीं दे रहा है तो आप अपने दिन को, अपने टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को ऐसा डिजाइन कीजिए कि आप खुद को बूस्ट दें। कैसे? दिन में एक टारगेट सेट कीजिए, हफ्ते में एक टारगेट सेट कीजिए, 15 दिन का, महीने भर का टारगेट सेट कीजिए। वो खत्म होगा तो आपको पॉजिटिव फील होगा अपने बारे में। आज अच्छी पढ़ाई करी, कल अच्छे से पढ़ाई करने का मन करेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। ब्रेक्स छोटे लीजिए और ब्रेक्स मल्टीपल लीजिए। भले ही एट द एंड ऑफ द डे द समेशन ऑफ ऑल द ब्रेक्स यू टेक इज द सेम, बट छोटे और मल्टीपल ब्रेक्स लीजिए रादर देन वन लंबा ब्रेक। ये मैं सजेस्ट करूंगा, और इसके साथ मैं अपना जो एड्रेस है वो कंक्लूड करता हूँ।
जी जी जी। एक मुझे एक इसी पॉइंट को लेके थोड़े से एक अगर अभिषेक जी, अगर आप जो लोग सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं, देखिए लिमिट सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, करने वाले लोग बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी उन सीट्स को फुलफिल कर सके, तो जो लोग नहीं उस सीट्स को ले पा रहे हैं उनको आप क्या मतलब अपना एक थॉट दे पाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में, स्पेशली कोविड-19 के बाद में हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। तो जो सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं वो कई बार इसी को अपना पूरा जीवन समझते हैं कई बार, तो वो उनको आप क्या थॉट देंगे? जी, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि 2 एग्जांपल देना चाहूंगा बल्कि। आजकल इलॉन मस्क जो हैं, स्पेसएक्स के सीईओ हैं, टेस्ला के सीईओ हैं, हर कोई उनको जानता है। मतलब 45-50 बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ हो गई है, हर कोई उनको जानता है। और शायद लोग ये नहीं जानते होंगे कि उनने स्टैनफोर्ड से एक दिन में पीएचडी से ड्रॉप आउट किया था। एक दिन लगा था उनको, उन्हें पीएचडी छोड़ दी थी स्टैनफोर्ड से। उन्होंने अपना बिजनेस खोला, कुछ 800-900 मिलियन में बिजनेस अपना बेचा। उस बिजनेस को बेच के अपना नया बिजनेस खोलने की कोशिश करी जिसका नाम आज स्पेसएक्स है। अब वो बिजनेस इतना घाटे में चल रहा था कि वो अपने ऑफिस में खुद सोते थे, और फिर उनको अपने घर का रेंट पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास। ये हालत थी। इससे निकल के वो कहाँ पहुंचे? कहने का मतलब ये है कि रिस्क और उसका जो पे ऑफ होता है वो बड़ा होता है, पर परसिवियरेंस होना चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ। जबकि किसी ने उन पर विश्वास नहीं करा। पहले वो ऐसे प्राइवेट कंपनी थे जिसने स्पेस में जाने की बात करी, वरना सिर्फ गवर्नमेंट्स बात करते थे। दूसरा एग्जाम्पल तो मैं ये बोलूंगा कि आप मेहनत करते जाइए, विश्वास रखिए अपने, कंसिस्टेंसी से मेहनत कीजिए। वो भी मिस्टर इलॉन मस्क भी ऐसे ब्रेक नहीं लेते थे कि साल भर कुछ काम नहीं करा फिर वापस जाके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली से उन्होंने मेहनत करा और आज देखिए वो कहाँ पे हैं। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि साउथ कोरिया में फेल सेमिनार होता है, फेल सेमिनार, FAIL, फेल सेमिनार। उसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आते हैं, वो बताते हैं लाइफ में मैं कैसे फेल हुआ हूँ। तो जो आजकल आज की सोसाइटी में सक्सेसफुल रिस्पेक्टेड लोग हैं, लोग उनको देख के सीखते हैं कि मैं, ये लोग भी फेल होते थे, ये लोग भी मेहनत करते थे, ये लोग भी मुंह की खाते थे, पर उसे सीखते थे और आगे बढ़ते थे। बैटमैन मूवी का डायलॉग है कि व्हाई डू यू फॉल, यू फॉल टू गेट अप। अब मैं ये सब चीजें इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब पॉपुलर कल्चर का पार्ट है। तो आप फेल होंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम को निकालने की आपने कोशिश करी, लिस्ट में नाम नहीं आया, पर आपने जो चीजें सीखी, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, परसिवियरेंस आप सीखे, पेशेंस आप सीखे, फेलियर से डील करना सीखे। ये आप कहीं भी जाएंगे आपको ये हेल्प करेगा। आप अपना बिजनेस खोलेंगे आपको हेल्प करेगा। आप अगर रिपोर्टर बनते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, कुछ भी बिजनेस खोलते हैं, कहीं नौकरी में दूसरी में भी जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते जाएंगे, वो वहाँ पे फेल होंगे। अगर आपको बाउंस बैक करना आता है तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं है लाइफ में मेरे ख्याल से। और वो सिविल सर्विस एग्जाम में आप सीख सकते हैं, चाहे आप लिस्ट में आए या ना आए। और सोसाइटी को सर्व करने के दूसरे भी तरीके हैं, सिर्फ IAS बनना एक तरीका नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से सर्व किया और उनको काफी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, और कुछ लोग IAS छोड़ के भी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। तो IAS इज नॉट द लास्ट थिंग। जी जी अभिषेक जी, मैं इस पॉइंट को सुनने के बाद में मैं इंटरनेशनल शतरंज खिलाड़ी हूँ, मतलब था, अब तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हूँ। तो हमारे शतरंज के जो हमारे टीचर है वो हमको कहते थे कि शतरंज सबसे बड़ी चीज क्या सिखाता है, तो हम बोलते थे कि बैठना ये वो, तो बोले ये सब चीजें तो सिखाता है, बट शतरंज जो है वो आपको फेल होना सिखाता है, हारना सिखाता है। और आप जब हारते हैं तो कहीं ना कहीं नए अगले गेम में आप उन प्रॉब्लम्स को, उन जो भी परेशानियां उनको सॉल्व करते हुए आप उनको ओवरकम करके अगला गेम जीतने की कोशिश करते हैं। सो लाइफ इज ऑल्सो अबाउट ओवरकमिंग द फेलियर्स एंड ट्राई टू सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि सक्सेस की भी डेफिनेशन सो कॉल्ड हमारे हाथ की बनी हुई है। तो आज इस सेशन को चूंकि वाइंड अप के दौर में है हम लोग, तो मैं थोड़ा सा इस जो भी आज हमारी चर्चा हुई उनको आज वाइंड अप करके, उनको एक सम अप करके इस सेशन को वाइंड अप करूंगा। अभिषेक जी ने हमें जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें डायनेमिक होना बहुत जरूरी है अपने इस प्रिपरेशन के दौर में। अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो प्रिपरेशन में अगर हम डायनेमिक नहीं है तो हम बहुत सारी चीजों में पीछे हो सकते हैं। दूसरा, पर्सनल स्टडी, जो खुद की स्टडी है उस पर हम ज्यादा फोकस करें, और साथ में बाहरी जो कंटेंट है उसको हम एज अ लैडर के रूप में यूज करें उसको आगे बढ़ाने के लिए, बट मेनली जो अगर हमारा फोकस खुद के स्टडीज के ऊपर हो तो वो ज्यादा अच्छा है। प्रीलिम्स और मेन की तैयारी जो है वो साथ साथ की जा सकती है, उसको अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे तो उन दोनों की तैयारी हम साथ में कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग के अंदर पर्सपेक्टिव जो है वो जो उसका पर्सपेक्टिव है वो प्राइमरी है, कंटेंट सेकेंडरी है। ऐसे के अंदर कंक्लूजन, आप जिस चीज को लेके आते हैं वो कंक्लूजन अगर इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उस पर फोकस किया है तो आपका ऐसे का जो सारांश है, आपका जो तुक है वो समझ में आता है।
एथिक्स के अंदर आप किसी चीज को सही और गलत को गलत जो है वो बता पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो एथिक्स एज अ होल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट्स के बारे में सराफ जी ने बताया, जिसमें आप रेगुलर विजिट करके वहां के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। और इसके अलावा जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर भी सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान देना पैरेलली बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के दौर से हम गुजरते हैं, उसका समय भी चूंकि लगता है, तो मेंटल हेल्थ पे भी हम लोग सभी लोग फोकस करें। और सोशल मीडिया को हम लोग कंस्ट्रक्टिवली अगर यूज करते हैं तो हम उसको एज अ टूल यूज करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ में चूंकि सक्सेस, चूंकि ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे सक्सेस से जुड़ी हैं, तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जो पूरी डिस्कस जो राजनारायण सर और अभिषेक सराफ जी ने जो पूरा एक हमारे इस पूरे चर्चा के दौरान में बताया, वो है कि सक्सेस पाना है तो 3 या 4 चीजें बहुत जरूरी है। पहला है ट्रेमेंडस थर्स्ट, हमारे अंदर प्रबल प्यास किसी चीज की जब तक नहीं होगी जब तक हम उसकी तरफ दौड़ नहीं लगाएंगे। दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग, हमें सकारात्मक सोच रखना ही होगी, कहीं ना कहीं हम जब उस तरफ आगे बढ़ते हैं तो सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। तीसरा हमें हार्डवर्क, क्योंकि अभी हमने डिस्कशन में निकाला कि कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, हार्डवर्क के माध्यम से ही हम उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो कंटिन्यूअस हार्डवर्क, अथक प्रयास जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा पेशेंस, कंटिन्यूअसली जूझ के काम करने का जो तरीका है वो अगर हमारे अंदर है तो हम सक्सेस की तरफ बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आखिरी अपनी बात को मैं अंत जो है वो एक 3 या 4 लाइन से आपसे रखना चाहूंगा कि बुझी हुई क्षमा फिर से जल सकती है, तूफान भयंकर से भयंकर हो, कश्ती जरूर निकल सकती है, आप भी मेहनत करें, निराश ना हो, मायूस ना हो, आपकी भी किस्मत कभी ना कभी बन सकती है। इसी थॉट के साथ में मैं अपने सभी पैनलिस्ट अभिषेक सराफ जी, राजनारायण सर, आपने अपना कीमती समय हमारे इन दर्शकों के लिए निकाला और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करे, उसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैं साथ में एमपी कोचिंग एसोसिएशन का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस इवेंट के अंदर हमें सपोर्ट किया, और आज ये इवेंट के अंदर जितने भी लोग जुड़े हैं और आगे जो जुड़ेंगे उनको भी इस प्लेटफॉर्म का, इस वीडियो के माध्यम से फायदा मिल पाएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।